सुरक्षित रहिए। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5वीं की रिमझिम पाठ्य पुस्तक में से एक कविता। लेकिन उस कविता का शीर्षक मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि उस कविता का जो नाम है वो आप लगाने वाले हैं गेस यानी अनुमान। बच्चों, मैं आप सभी से कुछ सवाल पूछने के लिए जा रही हूँ और उन सवालों के जवाब में ही हमारे आज का कविता का जो नाम है वह छिपा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। एवं मेरा पहला सवाल ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मेरा पहला सवाल है, नद, सरिता, तटीनी, तरंगिणी, दरिया, समुद्रगा, वाहिनी, जनमाला। यह सारे शब्द जो मैंने अभी अभी उच्चारित किया है, यह किसके पर्यायवाची शब्द है? बच्चों, इस सवाल के उत्तर में हमारे शीर्षक छिपा हुआ है। ठीक है बच्चों, मुझे पता है कि यह सवाल आपके लिए थोड़ा सा कठिन था, लेकिन आप बिल्कुल भी ना घबराइए, क्योंकि अब मैं आपको एक ध्वनि यानी साउंड सुनाने के लिए जा रही हूँ, जिसे सुनकर मुझे पूरा यकीन है कि आप पता लगा ही लेंगे कि आज हम किसके बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा इस ध्वनि को। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं इस ध्वनि को सुनने के लिए? चलिए सुन लिया जाए इस ध्वनि को। तो बच्चों, आपने इस ध्वनि को ध्यान से सुना। मुझे लगता है कि इस ध्वनि को अगर हम हमारे पिछले सवाल से जो पर्यायवाची वाला शब्द था, दोनों क्वेश्चन को अगर हम कोरिलेट करेंगे, अब तक आपको मिल ही चुका होगा इस सवाल का जवाब कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कविता जो कि है नदी के बारे में। जैसे कि आप इस वक्त नदी का एक चित्र, बहुत ही खूबसूरत सा चित्र यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिमझिम पाठ्य पुस्तक में संकलित एक कविता जिसका शीर्षक है छोटी सी हमारी नदी, जिसके रचयिता है कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी। तो चलिए इस कविता का आनंद उठाया जाए। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा नदी का पेंटिंग देख पा रहे होंगे कि जहाँ पर एक नदी है, नदी में एक नाव है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितने सुंदर पेड़ पौधे हैं, घर है, सन है, देन बर्ड्स है, जंगल है, कितना खूबसूरत है ना? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नदी के बारे में एक कविता। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए कविता को शुरू किया जाए। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं छोटी सी हमारी नदी कविता, जो कि आपको मिलेगी आपके रिमझिम के पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 134 पर। ठीक है, छोटी सी हमारी नदी पाठ या कविता में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक नदी और उससे संबंधित गतिविधियों को बेहद खूबसूरत ढंग से चित्रित किया है। वे कविता में नदी का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हमारी एक छोटी सी नदी है, उसकी धार टेढ़ी मेढ़ी है। गर्मी के मौसम में इसमें कम पानी होता है, इसलिए उसे पार करना आसान होता है। पानी बस घुटने तक ही होता है, बैलगाड़ी इसमें आराम से पार हो जाता है। कवि के अनुसार इस नदी के किनारे ऊंचे हैं और 5 ढालू हैं। इसके तल में बालू कीचड़ भी नहीं है। इसके दूसरे किनारे पर ताड़ के वन है, जिसकी छावों में ब्राह्मण टोला बसा है। टोला के लोग नदी में नहाते हैं, कभी समय मिला तो मछली भी मारते हैं। उस टोला की स्त्रियां बालू में बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है और उसके बाद घर चली जाती है। बच्चों, छोटी सी हमारी नदी कविता के मुताबिक जैसे ही आषाढ़ का महीना आता है, खूब पानी बरसने लगता है, नदी पानी से लबालब हो जाता है, तब इसकी पार बहुत तेज हो जाती है। इसकी कलकल की आवाज से चारों तरफ कोलाहल मचने लगता है। टोला के लोगों में खुशियों की लहर दौड़ती है, लोग वर्षा के उत्सव में सरोवर हो जाते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता का सारांश। बच्चों, छोटी सी हमारी नदी, यह कविता नदी
होती जा रही है, अतः हमें इसके बारे में अवश्य कुछ सोचना पड़ेगा। इस कविता में रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने बताया है कि नदियों को साफ रखना अर्थात उसे किसी भी प्रकार के प्रदूषण से बचाना हम सबका कर्तव्य है। उनमें रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करना पर्यावरण को सुंदर बनाने जैसा है। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी कविता छोटी सी हमारी नदी का उद्देश्य। आशा है कि आप इसके संदेश को अपने जीवन में अवश्य लागू करेंगे। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप भी इस कविता के उद्देश्य को समझेंगे एवं अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश अवश्य करेंगे। तो बच्चों, अब हम इस पाठ के कठिन शब्द एवं उनके अर्थों को जानने के लिए जा रहे हैं। हमारा पहला शब्द है ढोर डंगर। बच्चों, ढोर डंगर का अर्थ होता है जानवर यानी एनिमल्स। इस वक्त आप स्क्रीन पर कुछ एनिमल्स की इमेजेस देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है घाम। घाम का अर्थ होता है धूप यानी सनलाइट। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। हमारा अगला शब्द है डार डार। डार डार का अर्थ होता है डाल डाल। ठीक है, यानी ब्रांचेस। नेक्स्ट वर्ड इज किचपिच किचपिच। बच्चों, यह जो आवाज़ है यह मैना की आवाज़ है। इस वक्त आप स्क्रीन पर मैना की कुछ तस्वीरें देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है दूजे। दूजे का अर्थ होता है दूसरा। छाहो। छाहो का अर्थ होता है छाया में यानी शैडो। सघन। सघन का अर्थ होता है घना। जैसे कि आप इस वक्त घने जंगल की तस्वीरें स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, अगला है हमारा सकारे। जैसे कि हम कहते हैं ना सांझ सकारे, यानी सवेरे के समय को हम सकारे कहते हैं, यानी मॉर्निंग के समय को हम सकारे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा रेती। रेती का अर्थ होता है बालू यानी सैंड, जो कि हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, या तो रेगिस्तान पर देखने को मिलती है या फिर हमें समुद्र के किनारे पर सी बीचेस में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है गमछा। गमछा का अर्थ होता है तौलिया यानी टॉवल। हमारा अगला शब्द है आषाढ़। बच्चों, आषाढ़ जो है यह बरसात का एक महीने का नाम होता है जिसमें बहुत ही बारिश होती है। आषाढ़ के महीने में बहुत ही ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, हमारा अगला शब्द है दन्नाती। दन्नाती का अर्थ होता है तेजी से। ठीक है, जैसे कि सोचिए बहुत बारिश जब होती है तब नदी का पानी कैसे बहती है, बहुत ही तेजी से। उस कंडीशन को हम कहते हैं दन्नाती, तेज धार दन्नाती। ठीक है बच्चों, हमारा अगला शब्द है कोलाहल। कोलाहल का अर्थ होता है शोर। सोचिए अगर कभी बहुत ज्यादा जब बारिश होती है तो किसी किसी इलाके में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है यानी फ्लड आ जाती है। तब उस एरिया के लोगों में क्या मच जाता है, कोलाहल मच जाता है यानी शोर शराबा मच जाता है। ठीक है बच्चों, हमारा अगला शब्द है गंदले। गंदले का अर्थ होता है गंदा। ठीक है, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तब नदी का पानी क्या हो जाता है, बहुत ही गंदा हो जाता है। ठीक है, आप इस वक्त गंदे जल का, गंदा पानी का कुछ एग्जाम्पल्स के लिए तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे होंगे। हमारा अगला शब्द है जग। जग का अर्थ होता है संसार, यानी ये जो पूरा वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं इसे ही हम जग कहते हैं। संसार, पूरे विश्व को हम कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ में हमने हमारे इस कविता में आए हुए जितने भी सारे नए शब्द थे हमने उनका परिचय आपसे करवा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, क्योंकि इस पाठ में नदी का जिक्र हुआ है तो चलिए जान लेते हैं कि नदी क्या है। नदी भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा है जिसका स्रोत प्राय कोई झील, हिमनद, झरना या बारिश का पानी होता है तथा किसी सागर अथवा झील में गिरती है। नदी शब्द संस्कृत के नद्य से आया है। संस्कृत में ही इसे सरिता भी कहते हैं। नदी दो प्रकार की होती है, सदा नीरा या बरसाती।
सदानीरा नदियों का स्रोत झील, झरना अथवा हिमनद होता है और वर्ष भर जलपूर्ण रहती है, जबकि बरसाती नदियां बरसात के पानी पर निर्भर करती है। गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, अमेज़न, नील आदि सदानीरा नदियां हैं। नदी के साथ मनुष्य का गहरा संबंध है। नदियों से केवल फसल ही नहीं उपजाई जाती है, बल्कि वे सभ्यता को जन्म देती है, अपितु उसका लालन पालन भी करती है। इसलिए मनुष्य हमेशा नदी को देवी के रूप में देखता आया है। हमारे अतीत में ऋषि मुनियों ने इन नदियों के किनारे ज्ञान को प्राप्त किया है। अभी भी बड़े बड़े विकसित महानगर नदियों के किनारे बसे हैं। मानव सभ्यता और संस्कृति नदियों के किनारे ही फली फूली है। तो बच्चों, हमने देखा है कि नदी क्या है। ठीक है, आशा है कि आपको नदी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अब हम इस कविता को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम इन काव्यांशों की व्याख्या भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज इस कविता के पंक्तियों को अच्छे से पढ़ेंगे और आज हम थोड़ी सी डिफरेंट वे में करेंगे। आज हम इसे थोड़ी सी संगीतमय ढंग से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो आप तैयार हैं बच्चों? चलिए आप भी मेरे साथ में मेरे पीछे पीछे गाएंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ गाएंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे है किनारे इसके पाट इसका ढालू। पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का नाम, कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम। दिन भर किच पिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ कर उठते सियार। तो बच्चों, क्या आपको इस कविता को ऐसे संगीतमय ढंग से पढ़ने में अच्छा लगा? आशा है आपको अच्छी लगी होगी। आप भी अपने घर पर ऐसे करके पढ़ेंगे तो आपको कविता की पंक्तियाँ जो है वो जल्दी से आपके मेमोरी में बहुत दिन तक रहेगी। ठीक है, तो बच्चों अब हम इन काव्यांशों की व्याख्या को देखने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें ढोर डंगर जो शब्द है इसका अर्थ होता है जानवर, घाम का मतलब है धूप, डार डार का मतलब होता है डाल डाल, और किचपिच जो है यह मैना की आवाज़ है। ठीक है बच्चों, यह जो पंक्तियां हैं यह हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में से संकलित कविता छोटी सी हमारी नदी से ली गई है और इसके रचयिता है श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी। ठीक है, और इन पंक्तियों में कवि ने नदी का वर्णन किया है। कवि कहता है कि हमारी नदी छोटी है और इसकी धार टेढ़ी मेढ़ी है और गर्मी के दिनों में इसमें घुटने भर तक पानी होता है, अतः इसे पार करना सबके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, चाहे वो आदमी हो या जानवर या फिर हो कोई बैलगाड़ी। ठीक है, इस नदी के किनारे ऊंचे हैं और इसके पाट जो है वो काफ़ी ढालू है, किंतु इसकी तली में बालू कीचड़ का नामो निशान बिल्कुल भी नहीं है। कांस के फूल खिलने पर धूप जैसे सफ़ेद दिखते हैं। इसकी डालियों पर मैना दिन भर किचपिच करती रहती है। रात के समय सियार जो है वो हुआ करते रहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे काव्यांश की व्याख्या। अब हम दूसरे काव्यांश की ओर बढ़ेंगे। चलिए शुरू किया जाए। बच्चों, अब हम कविता के अगले पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरे साथ साथ फिर से आप लोग गाएंगे। ठीक है। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाहो छाहो बाम्हन टोला बसा है सघन। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाले, गमछो पानी भर भर अंग अंग पर ढाले। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। बहुए लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। बच्चों, यहाँ पर दूजे का अर्थ होता है दूसरा, छाहो का अर्थ है छाया में,
सघन मतलब है घना, सकारे मतलब सुबह सवेरे, मतलब सवेरे को सकारे कहा जाता है, और रेती मतलब होता है बालू, गमछा मतलब तौलिया। ठीक है। इसमें नदी के बारे में वर्णन करते हुए कवि कहता है कि इसके दूसरे किनारे पर आम और ताड़ के पेड़ हैं। उन्हीं की छाह में यानी छाया में ब्राह्मण टोला बसा हुआ यानी ब्राह्मण टोला बसा हुआ है। उनके छोटे छोटे बच्चे किनारों पर उछल उछल कर नहाते हैं। वे गमछों में पानी भर भर कर अपने शरीर पर उड़ेलते हैं। कभी कभी जब वे नहाकर जल्दी निपट जाते हैं तो नदी में मछलियां भी पकड़ते हैं। उनके घर की औरतें नदी से बालू लेकर बर्तन यानी लोटे थाले वगैरह जो है वो सब मांजती हैं, और फिर वे कपड़े भी धोती है, और उसके बाद अन्य कामों के लिए अपने अपने घर को चली जाती हैं। तो ये थी इन पंक्तियों की व्याख्या। बच्चों, अब हम सबसे लास्ट स्टैंजा को करने के लिए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती, वेग और कल कल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल, दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी यह कहना चाहते हैं कि जैसे ही आषाढ़ के महीने में जब वर्षा होती है तब नदी पानी से भर जाता है। इसकी धार बहुत तेज हो जाती है। इसकी तेज चाल से कलकल की आवाज आती है, जिसके कारण चारों तरफ शोर मच जाता है। जब पानी गंदा हो जाता है तब गंदे पानी से इसकी घिरनी भंवरी की तरह चलती है। नदी के दोनों तरफ के वनों में खूब कोलाहल मच जाता है। टोला के लोगों में खुशियों की लहर दौड़ जाती है और लोग वर्षा के उत्सव में सरोवर हो जाते हैं। तो ये थी लास्ट स्टैंजा की व्याख्या। आशा करती हूँ कि आपको यह जो कविता है, इनकी पंक्तियों को बहुत ही अच्छे से आपको इसका जो मीनिंग है समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमने आज जो कविता पढ़ी है, छोटी सी हमारी नदी, यह कविता रविंद्रनाथ ठाकुर जी की ही एक रचना है। तो क्यों ना हम उनके बारे में और थोड़ी सी जानकारियाँ इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। तो चलिए शुरू किया जाए उनके बारे में। रविंद्रनाथ ठाकुर एक कवि, साहित्यकार, तत्वज्ञानी, गीतकार एवं संगीतकार रहे। ठीक है। रविंद्रनाथ ठाकुर की जो जीवन काल है वह 7 मई 1861 यानी 1861 से लेकर के 7 अगस्त 1941 यानी 1941 तक यह उनकी जीवन काल रही। वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता है। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युगदृष्टा थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला, ये गुरुदेव जी की ही रचनाएं हैं। बच्चों, आज हम इनके बारे में इतना ही जानते हैं। बाकी इनके बारे में कभी और विस्तार पूर्वक जानेंगे, और जितना आप इनके बारे में जानेंगे, जितनी आप इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, आपको साहित्य के प्रति उतना ही आपका रुझान बढ़ता जाएगा, क्योंकि इनकी रचनाएं जो है ये बहुत ही अच्छी होती है। आप कभी पढ़ के देखिएगा, इनकी बाकी सारी जो कविताएं हैं, सॉन्ग्स हैं, आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो चलिए बच्चों, इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को कर लेते हैं। देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी महीनों के नाम लिखो। बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1 से लेकर के 12 तक आपको यहाँ पर नंबर दिख रहे होंगे, और उसके नीचे में कुछ रिक्त स्थान भी दिख रहे होंगे। आपको इन रिक्त स्थानों में हिंदी में महीनों के नाम लिखने हैं। ठीक है, क्या आपको पता है बच्चों हिंदी में महीनों के नाम? चलो मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों, यहाँ पर आपको जनवरी, फरवरी बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आपको हिंदी वाले नाम लिखना है। चलिए मैं बता देती हूँ। बच्चों, सबसे पहले होगा चैत्र, वैशाख,
ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन या फिर इसे श्रावण भी कहते हैं, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, अगहन को मार्गशीर्ष भी कहा जाता है। उसके बाद में है पौष, जो कि अभी चल रहा है हमारा दिसंबर का महीना, इसे हम पौष का महीना भी कहते हैं। उसके बाद में आता है माघ और फिर फाल्गुन। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे हिंदी में महीनों के नाम। आशा है आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप बच्चों इसे ज़रूर याद करके रखिएगा। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इंग्लिश में तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का आपको मतलब बिल्कुल याद होता है आपके मेमोरी में, लेकिन हिंदी का पूछते हैं तो कोई बता नहीं पाता है। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको जिस प्रकार इंग्लिश में जनवरी से लेकर दिसंबर तक का आता है, सेम टू सेम आपको सेम मैनर में आपको हिंदी के भी महीनों के नाम, पूरे 12 महीनों के नाम आपको आना चाहिए, आपके मेमोरी में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अब हम अगले प्रश्न को कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आपके क्षेत्र में स्थित सबसे बड़ी नदी का नाम लिखो। बच्चों यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके क्षेत्र में, यानी आप जिस स्टेट में रहते हो या फिर आप जिस भी यूनियन टेरिटोरी में रहते हो, वहाँ पर स्थित सबसे बड़ी नदी का नाम लिखना है आपको यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं तो आपको यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे लंबी बड़ी नदी का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। तो क्या आपको पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? ठीक है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि सबसे लंबी नदी का नाम है कलपोंग नदी। क्या है बच्चों? कलपोंग नदी। ठीक है, जो कि डिगलीपुर में स्थित है। ठीक है, तो कलपोंग नदी। और दूसरा जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट नदी और एक है जो कि निकोबार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, वो है गलाथिया। ठीक है, क्या है? गलाथिया नदी। ठीक है, जो कि निकोबार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये तो हो गई हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे लंबी नदियों के नाम कलपोंग और गलाथिया। क्या आपको पता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है रिवर नाइल, जिसे हम नील नदी भी कहते हैं। ठीक है, रिवर नाइल। ठीक है, NILE, नाइल, जो कि है 4132 माइल्स की। और नील नदी के बाद में आता है रिवर अमेज़न। ठीक है, अमेज़न नदी आपने सुना होगा शायद, ये है 4000 माइल्स की। ठीक, अब हम आते हैं भारत की ओर। तो क्या आपको पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? जी हाँ, मुझे पता है कि आप सभी को इसका जवाब बहुत ही अच्छे से पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा नदी। ठीक है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर और जिसका उद्गम स्थल कहाँ पर है बच्चों? गंगोत्री में। ठीक है, और इस नदी में मछलियों तथा सर्पों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है और इसी के साथ साथ मीठे पानी वाले दुर्लभ डॉल्फिन भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया है, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नदियों के बारे में भी हमने थोड़ा सा जान लिया है। इसी के साथ साथ हमने विश्व की सबसे लंबी नदियों के बारे में भी थोड़ा सा देखा है और भारत की लंबी नदी गंगा के बारे में भी हमने जान लिया है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने इस प्रश्न में कलपोंग नदी के बारे में देखा था, तो अब हम थोड़ी सी कलपोंग नदी के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, कलपोंग नदी भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान द्वीप के पूर्वोत्तरी भाग में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, कलपोंग नदी सैडल पर्वत से शुरू होती है और फिर 35 किलोमीटर उत्तरी दिशा में बहते हुए डिगलीपुर शहर के पास से निकलती है और एरियल खाड़ी में बह जाती है, जो कि स्वयं अंडमान सागर की एक खाड़ी है। ठीक है, तो ये हमने देखा कलपोंग नदी के बारे में। बच्चों, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैप, जिसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्थ अंडमान में हमें मिल सकता है, देखने का मिल सकता है हमें कलपोंग रिवर। इसी के साथ साथ हमें सैडल पीक भी हमें बहुत ही अच्छे प्रकार से हमें देखने को मिलेगी। अब अगर हम बच्चों, ये रहा कलपोंग रिवर का लोकेशन, आपको यहाँ पर मिलेगा। आप देख सकते हैं कि कलपोंग रिवर कहाँ पर है। बच्चों, मैंने जहाँ पर गोला लगाया है वहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहीं पर आपको कलपोंग रिवर और सैडल पीक दोनों ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साइड में हमें एरियल वे भी देखने को मिल सकता है, एरियल वे में जाकर जहाँ पर मिल जाती है। ठीक है,
ये रहा कलपोंग रिवर। आप कभी ना कभी यहाँ पर ज़रूर विजिट करिए रिवर देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, रिवर कलपोंग। वहाँ पर आपको डैम भी देखने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ सबसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची जो पर्वत है सैडल पीक, ठीक है, वो भी आपको वहीं पर देखने को मिल सकती है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है वहाँ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे गलाथिया नदी के बारे में, जिसकी ओरिजिन पॉइंट है माउंट हलियर में, ठीक है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। और ग्रेट निकोबार एक ऐसी जगह है जहां पर आपको 5 पेरिनियल रिवर्स आपको देखने को मिलेगी। रिवर अलेक्जेंड्रा, अमृत कौर, डेंस, गलाथिया एवं डोगमार, ये सारी नदियों के नाम है और इनकी ओरिजिन पॉइंट सब एक ही है माउंट हलियर में, ठीक है। और माउंट हलियर जो है वो 642 मीटर है अबव द सी लेवल में स्थित है, जो कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की सबसे ऊंची पर्वत का नाम है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है, रिवर गलाथिया के बारे में भी हमने थोड़ा सा जान लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम अगले प्रश्न को करेंगे। देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है विलोम शब्द लिखो। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए हैं। आपको इनके विलोम शब्दों को इनके रिक्त स्थानों पर, खाली स्थानों पर, इनके सामने में जो है वहाँ पर लिख देना है, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो शब्द है वो है ऊंची। बच्चों ऊंची का विलोम शब्द क्या होता है, आपको पता है क्या? ऊंची का विलोम शब्द होता है नीची। क्या होता है? नीची। ना में बड़ी का मात्रा नी, चा में बड़ी का मात्रा ची, नीची, ठीक है। उसके बाद में है उतरती। उतरती का विलोम शब्द क्या होता है, आपको पता है? उतरती का विलोम शब्द होता है चढ़ती। ती, चढ़ती, ठीक है। अगला है हमारा उठती। उठती का हो जाएगा हमारा गिरती। उठती का गिरती, ठीक है। और लास्ट है उष्ण। उष्ण का अर्थ होता है बच्चों गर्मी टाइप का, ठीक है। गर्मी का मौसम को हम उष्ण कहते हैं, तो उष्ण का हो जाएगा हमारा शीत, जो कि अभी जो हमारा दिसंबर का मंथ चल रहा है यह शीत का महीना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को करेंगे, ठीक है। चलिए ये हमारा हमने इसे कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह कविता रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखी है। उनकी लिखी एक और कविता है जिसे आप प्रतिदिन विद्यालय में गाते हैं। कविता का नाम और उस कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि वह कौन सा गाना है जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा लिखी गई है एवं हम उसे प्रतिदिन अपने विद्यालय में यानी प्रेयर असेंबली में गाते हैं। क्या आपको पता है? मुझे पता है कि आप सभी को पता है कि इसका जो आंसर है वो क्या है, जन गण मन, ठीक है। जो हमारा भारत का राष्ट्रगान है, इसे हम प्रतिदिन अपने विद्यालय में असेंबली में गाते हैं, है ना। जन गण मन, जो कि भारत का राष्ट्रगान है और जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है बच्चों? भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो है वंदे मातरम, ठीक है। और राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड का होता है, यानी 52 सेकंड्स का होता है। और संविधान सभा ने जन गण मन हिंदुस्तान के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था और इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, ठीक है। तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या करेंगे, आप कविता का नाम लिखेंगे, इसी के साथ साथ उनके कुछ पंक्तियों को भी लिखेंगे। मुझे आशा है कि आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि ये तो इतना आसान सा है, क्योंकि इस गाने को तो हम अपने प्रेयर असेंबली में हर रोज गाते हैं, है ना। चलिए